जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस में बात कर रहे थे बीएससी फाइनल ईयर के इवोल्यूशन टॉपिक पर, और उसी इवोल्यूशन का आज हम सेकंड टॉपिक उठाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास रखे बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, जहां हमारा टॉपिक लिखा हुआ इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन पर हमने दो चार बातें कर ली थी, जिसमें से हमने सबसे पहले बात की थी लैमार्कवाद की, लैमार्किज्म की बात की थी। और आज हम बात करेंगे डार्विनवाद की। किसकी बात करेंगे? डार्विनवाद की। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूं बेटा डार्विनवाद, और इस डार्विनवाद को हम इंग्लिश के अंदर डार्विनिज्म लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? डार्विनिज्म लिखेंगे, डार्विनिज्म। ठीक है, डार्विन के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था इवोल्यूशन के लिए, उसे हम डार्विनवाद कहते हैं। अच्छा, ये जो डार्विनवाद था वो इवोल्यूशन के यानी जैव विकास के संदर्भ में सबसे तर्क सिद्धांत था। और डार्विनवाद ने अपने उद्विकास के सिद्धांत को किसमें बताया था? अपनी पुस्तक में बताया था। और वो पुस्तक कौन सी थी बेटा? ओरिजिन स्पीसीज थी। ओरिजिन स्पीसीज थी, और ये जो पुस्तक थी वो डार्विन ने लिखी थी। और बेटा सिंपल बात है, मैं बात करूं यहां पे, तो डार्विनवाद ने अपना संपूर्ण ब्यौरा जो था उद्विकास का, वो इसी पुस्तक में रख दिया था। और इसी डार्विनवाद को हम प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। डार्विनवाद की सफलता का सबसे मेन कारण यह था कि डार्विनवाद का सिद्धांत का वैज्ञानिक तो समर्थन कर रहे थे, साथ में जो आम जनता थी वो भी कर रही थी। क्योंकि डार्विन ने जितनी भी बातें बताई थी वो आम जनता को पहले से पता थी। डार्विनवाद ने जो बातें बताई, आम लोग प्रेरित हो रहे थे, और इसी वजह से डार्विनवाद फेमस हुआ था। एक चीज और याद रखना, अपन कई बार आनुवांशिकी पढ़ते हैं और वहां मेंडल की असफलता का कारण पढ़ते हैं, और उस असफलता का एक कारण पढ़ते हैं कि डार्विन की सुप्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था, और उसी वजह से डार्विन मेंडल फेल हुआ था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो हिस्टोरिकल टाइप बुक थी पूरी की पूरी, जिसके बारे में उद्विकास के बारे में चीजें थी उसके अंदर, तो सबको पता थी। तो वैज्ञानिक तो थे ही थे सहमत, साथ में आम जनता थी। लेकिन डार्विनवाद ने अपने पक्ष में जो प्रमाण रखे थे वो क्या थे, जिससे आम जनता इतनी प्रभावित हुई थी? तो बेटा मैं पहला पॉइंट लिखता हूं यहां पे, जीवों की प्रचुर संतोत्पत्ति। जीवों की प्रचुर संतोत्पत्ति। तो सिंपल सी बात समझो, जीवों में संतान उत्पन्न करने की एक प्रचुर क्षमता पाई जाती है, बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है। तो हमें पता है जीवों में क्या होगा बेटा? जनन होगा, और इस जनन के परिणाम स्वरूप वो क्या पैदा करेंगे? संतान पैदा करेंगे। ये बात किसने बताई? डार्विन ने। और सभी को पता है कि भाई रिप्रोडक्शन होगा तो बच्चे पैदा होंगे। अब उन्होंने उदाहरण स्वरूप भी कुछ बातें बताई और कहा, उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि एक सामन मछली है, एक सामन मछली है, और ये जो सामन मछली है ना, एक बार जब जनन करती है तो इतने अंडे देती है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। और अंडे करीब 2,80,00,000 होते हैं। कितने होते हैं? 80 लाख होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम एक मादा ओएस्टर की बात करें,
मादा ओएस्टर की बात करें वो 6 से 8 करोड़ अंडे देती है, 6 से 8 करोड़ अंडे देती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक मक्खियों का जोड़ा सफलतापूर्वक अगर प्रजनन करता है और उसमें सक्षम रह पाता है तो वो अपने इस दौरान 190101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी संख्या में मक्खियां पैदा कर सकती है। यानी कि ये जो संख्या है वो नील के अंदर जाती है, पदम में जा रही है, इतनी मक्खियां पैदा हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि अगर इतने मक्खियां पैदा होती है, इन अंडों से अगर मछलियां उत्पन्न होती है, मादा ओएस्टर से ओएस्टर पनपते हैं, तो इस पृथ्वी पर 1 इंच भी जमीन खाली नहीं बचेगी। ये किसकी बातें थी? डार्विन की। लोग मान भी रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जितने अंडे हैं उतनी ही मछलियां बनेंगी, या इतनी संख्या में अगर मक्खियों का जोड़ा आ रहा है तो ये करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। इसके लिए उन्होंने दूसरा उदाहरण लिया बेटा, दूसरा उदाहरण लिया जिसे उसने जीवन संघर्ष नाम दिया, जीवन संघर्ष नाम दिया। और उन्होंने कहा कि हर एक जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस जीवन से या इस पूरी पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, अपनी ही जातियां हैं या भिन्न भिन्न जातियां हैं, इन सब से क्या करती है? संघर्ष करती है। आवास के लिए संघर्ष, भोजन के लिए संघर्ष, प्रजनन के लिए संघर्ष, बहुत सारे संघर्ष वो शामिल हो जाते हैं। और इस संघर्ष के दौरान इन्होंने 3 पॉइंटों को बेटा ऐड किया था। पहला था स्वजातीय। कौन सा था? स्वजातीय संघर्ष था। दूसरा था बेटा अंतरजातीय संघर्ष था। तीसरा बेटा वातावरणीय संघर्ष था। तीसरा क्या था? वातावरणीय संघर्ष था। इन 3 संघर्षों को उन्होंने शामिल किया और बताया कि अगर ये संघर्ष हो पाते हैं तो वो आगे जा पाते हैं, अगर ये 3 संघर्ष नहीं होते हैं तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। ये बात किसकी थी? डार्विन की। और डार्विन ने बखूबी रूप से इन चीजों को बताया था। तो फिर लोगों ने कहा कि ये भी समझाओ कैसे संघर्ष होंगे। तो स्वयं का मतलब बेटा हो गया स्वयं। क्या हो गया? स्वयं। तो सिंपल बात है, स्वयं जाति से यानी खुद की ही जाति से अगर अपने बच्चों को बचा पाते हैं, अंडों को बचा पाते हैं, तो वो आगे चले जाएंगे। उदाहरण के लिए आप बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को ले सकते हो या छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को ले सकते हो। सभी को अपनी जाति से भी खतरा होता है, चाहे वो शेर की बात हो, चाहे वो एक मक्खी की बात हो, चाहे वो चींटी की बात हो, क्योंकि भक्षण किसी का भी कर सकते हैं। और जब उनको भूख लगती है और उनको पेट नहीं भरता है तो अपनी ही जाति के जीवों का क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को? और अंतर का मतलब हो गया बेटा भिन्न जाति की बात। अगर भिन्न भिन्न जाति यानी कि एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, दोनों के बीच में संघर्ष जारी रहता है। कुत्ता बिल्ली का भक्षण कर सकता है या नहीं कर सकता, बिल्ली चूहे का भक्षण कर सकती है, तो वो एक दूसरे से बचाकर भी इनको रखते हैं। और जब ये दोनों चीजों में पास होते हैं तो फिर तीसरा आ जाता है वातावरण के अंतर्गत। और इस वातावरण में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलती है, क्लाइमेटिक चेंज होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, प्रकाश की मात्रा भी है, सूखा भी है, बाढ़ भी है। ये सारे वातावरणीय संघर्ष है और इनसे भी उनको क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। जब जंगल के अंदर हरियाली है तो वहां पर जीव जंतु भी होंगे, उनको भोजन मिलता रहेगा। लेकिन बेटा
अगर वहां पे हरियाली नहीं है तो शाकाहारी जीव गायब हो जाएंगे। अब शाकाहारी जीव गायब हो जाएंगे तो मांसाहारी कहां जाएगा? पानी नहीं है वहां पर तो पिएंगे क्या? समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे जो संघर्ष थे उनको मिला करके उन्होंने कहा, और हम मानते भी इन चीजों को। फिर उन्होंने कहा कि जब ये प्रोसेस तो फिर तीसरे पॉइंट में ये एंटर करेंगे, उसे इन्होंने कहा योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। और देखो इन्होंने सिंपल बात कही कि जिसमें कैपेसिटी है, जो पास कर सकता है इन चीजों को, वो तो आगे पीढ़ी में चला जाएगा, और अगर जो पास नहीं करेगा वो वहीं रह जाएगा। भाई जो वातावरण से लड़ लिया वो आगे चला जाएगा, अपनी जाति से लड़ लिया वो आगे चला जाएगा, दूसरी जाति से लड़ लिया वो भी आगे चला जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं लड़ पाया तो वो वहीं रुक जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता को भी रखा। चौथा पॉइंट उन्होंने वेरिएशंस बताई, विभिन्नताएं बताई। क्या बताई? विभिन्नताएं बताई कि जब जीव जो है इन सब चीजों को पास कर लेता है तो वो अगली पीढ़ी के लिए भी अपने जीवों में कुछ लक्षणों को ट्रांसफर कर देता है। अब कौन से लक्षणों को ट्रांसफर करता है ये नहीं बताया उन्होंने, कि आनुवांशिक लक्षण होंगे, कायिक लक्षण होंगे, इनकी आलोचना में बात करेंगे। तो उन्होंने कहा विभिन्नताएं भी चली जाती है एक जीव की दूसरे, जैसे जो शेर है उसके बच्चे में चली जाएंगी, लेकिन क्या वही प्रवृत्ति रहेगी? क्या जो शिकार शेर कर रहा था, जो टेक्निक उसके पास में थी, सेम टेक्निक उसके पास में रहेगी क्या? ये चीज भी उन्होंने नहीं बताई। तो विभिन्नताएं थी, लेकिन कौन सी विभिन्नताएं ये नहीं बताई उन्होंने। और उन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा, पांचवा पॉइंट मिला करके बेटा, जाति उद्भव। जाति उद्भव। और उन्होंने सिंपल बातें कही कि जब जीव संपूर्ण प्रोसेस को ले लेता है, यानी कि जीवों की प्रचोन उत्पत्ति हो गई, जीवन संघर्ष में आ गए, योग्यता ले ली उन्होंने, विभिन्नताएं भी चली गई। अब जब ये सारा काम हो जाता है तो वो एक परिपक्व रूप से अपने आप को सरवाइव करने के लायक हो जाते हैं, और फिर वो जनन करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं, और फिर वापस से वही क्रम दोहराया जाता है। ये डार्विनवाद के कुछ पॉइंट थे जिनको सबने माना था। लेकिन बेटा मैंने एक बात भी कही थी आपको, अगर आप परिश्रम कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, आप सफल हो रहे हो, तो उस सफलता के अंतर्गत जो खुशी मां बाप को मिलती है वो शायद इस दुनिया में किसी को नहीं मिलती। एक बार अगर आप कुछ बड़े बन गए तो जो खुशी मां बाप को होगी बेटा वो किसी को नहीं होगी, ना रिश्तेदारों को होगी, ना आस पड़ोस वालों को होगी। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ही डार्विन के पास भी दो लोग ऐसे थे जो डार्विन को खींचने में लगे हुए थे कि ये कैसे बता दिया, और उन्होंने कुछ विभिन्नताएं ऐसी लाकर रखी, कुछ बातें ऐसी रखी जिनको हम आलोचना के रूप में जानते हैं। तो हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, डार्विन की आलोचना या डार्विनवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। अब देखो आलोचनकर्ता जो थे बेटा दो ही थे, और दो में नाम जो था, पहला नाम था बेटा रिचर्ड ओवेन। पहला नाम तो किसका था? रिचर्ड ओवेन का था, और दूसरा नाम जो था वो एडम सेजविक का था। और इन दोनों ने कहा कि डार्विन के नियम में बहुत से कमियां हैं, उन कमियों को पहचानो अब आप। तो इन्होंने पहला पॉइंट कहा, वेरिएशन पे बात की, इन्होंने विभिन्नता पे बात की, और इन्होंने कहा कि डार्विन के वाद के अनुसार वेरिएशंस होती तो है, लेकिन कौन सी वेरिएशंस होंगी? वेरिएशंस तो दो होती है, एक कायिक होती है, एक जन्निक होती है। अब जारी कौन सी है? उसमें विभिन्नता नहीं कर पाया या भेद नहीं कर पाया डार्विन, तो वहां पर इसको एक पॉइंट मिल गया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो अंग उपयोगी है, जो अंग उपयोगी है और जो अंग अनुपयोगी है, में भी नहीं बताया इन्होंने कि ये अंग जो उपयोगी है वो कैसे
वृद्धि करेंगे और जो अनुपयोगी है वो कैसे काम करेंगे। और इन्होंने कहा कि कुछ जीव तो ऐसे भी हैं, कुछ जीव तो ऐसे भी हैं जिनमें कुछ अंगों का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि वो मृत्यु का कारण बन गए, मृत्यु का कारण बन गए। और उन्होंने उदाहरण दिया बेटा बारहसिंगा का। किसका नाम? बारहसिंगा का, रेंडियर का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि बारहसिंगा व रेंडियर के सींग जो है इतने बड़े हो जाते हैं कि वो एक मृत्यु का कारण बनते हैं। और याद करो छोटी क्लासों में हमने ये स्टोरी भी सुनी है कि जब बारहसिंगा एक जल के पास में, एक स्रोत के पास में जाता है, वहां पानी पीता है, तो अपनी परछाई को देखते हुए कहता है कि मेरे सींग कितने अच्छे हैं और मेरी टांगे कितनी भद्दी है। अगर टांगे भी ऐसी होती तो मैं इस विश्व का बहुत ही सुंदर जीव होता। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, सुंदरता कब आपकी कमजोरी बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और तभी बारहसिंगा के पीछे एक शिकारी लगता है और बारहसिंगा भाग रहा होता है, बहुत लंबी रेस करता है, शिकारी उसके पीछे, बारहसिंगा आगे, बारहसिंगा आगे, शिकारी उसके पीछे, भाग रहे हैं दोनों के दोनों। और बारहसिंगा के सींग जो है एक झाड़ी में फंस जाते हैं। टांगे बचा रही थी, जबकि उसकी सुंदरता का जो लक्षण था वो किस में फंस जाता है? झाड़ी में। अब निकल नहीं पाता है। तो फिर बारहसिंगा को एहसास होता है कि मेरी जो भद्दी टांगे थी वो मुझे बचा रही थी, लेकिन मेरे जो सुंदर सींग थे उन्होंने मुझे आज मरवा दिया। तो सुंदरता जो है वो एक निश्चित समय के लिए नहीं होती, कभी भी जा सकती है। समझ रहे हो बात को? ये आलोचनाएं थी। उसके बाद में डार्विन जो थे उन्होंने अपनी कमियां मानी और उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, डार्विन का पैंजेनेसिस सिद्धांत। डार्विन का पैंजेनेसिस सिद्धांत। देखो बेटा, सिंपल बात है, डार्विन ने कही कि साहब कुछ जीव होते या शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है या कायिक कोशिकाएं जो होती हैं अपनी प्रतिलिपियां बनाती हैं और रक्त में छोड़ देती हैं, और उस रक्त के माध्यम से वो कहां चले जाते हैं? जनन द्रव्य में, और उस जनन द्रव्य से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो उन्होंने विभिन्नताएं बता दी और जो उन्होंने प्रतिलिपियां बताई उसको उन्होंने नाम दिया था बेटा पेंजेन नाम दिया था। और लोगों ने माना भी भाई सही है, कुछ हद तक सही है। और उन्होंने पक्षियों का उदाहरण दिया था, पक्षियों की चोंच पर बातें की थी। सभी पक्षियों की चोंच क्या होती है? अलग अलग होती है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म। अब देखो न्यू डार्विनिज्म में पेंजेनिस से एक पॉइंट उठाया इनके समर्थकों ने और सिंपल बात कह दी कि साहब सभी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती है, बल्कि कुछ ही जाती है, बल्कि कुछ ही जाती है। अब इन कुछ ही के अंतर्गत जो प्रतिलिपियां बना लेंगी, जो जनन द्रव्य तक पहुंच जाएंगी वो तो चली जाएंगी, जो नहीं बनाएंगी वो वहीं पर रुक जाएगी। ये मत किसका था? समर्थकों का था, जिन्होंने नव डार्विनवाद के नाम से इसको बताया। और वो चीजें डार्विन ने भी क्लियर कर दी थी। जो एडम सैजविक और रिचर्ड ओवेन की आलोचनाएं थे उनके अकॉर्डिंग इन्होंने बातें बता दी। और आजकल हम न्यू डार्विनिज्म भी पढ़ते हैं। अगर ये कमियां ना होती तो आलोचनकर्ता नहीं होते और डार्विन को पेंजेनिसिस सिद्धांत नहीं देना पड़ता, केवल डार्विनवाद हमें पढ़ने को मिलता। तो डार्विन और लैमार्कवाद दोनों में कुछ ना कुछ कमियां रख दी थी, इसलिए उनके नए नए नियम दिए गए, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। समझ रहे हो बेटा? लेकिन एक चीज यहां पर यह भी है,
अगर डार्विन और लेमार्क मेंडल के आनुवांशिकी नियम को पढ़ लेते तो शायद इनके सिद्धांत कभी फेल नहीं होते। तो लेमार्क और डार्विनवाद के फेल होने का मुख्य कारण जो था वो मेंडल था, क्योंकि इन्होंने मेंडल के नियमों को नहीं पढ़ा। जबकि मेंडल किसकी बात करता था? जेनेटिक्स की बात कर रहा था, आनुवांशिकी की बात कर रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की बात कर रहा था। इन चीजों की नॉलेज लेमार्क और डार्विन को नहीं थी। समझ रहे हो बात को? यहां आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे अपन वेरिएशंस के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहो।